हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मार्केट के साथ। मार्केट तो आप देख ही सकते हैं, काफ़ी वॉलेटाइल रहा, जैसे कि आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है, ठीक है। एंड आज के दिन की भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, शुरुआत थोड़ा गैप डाउन देखने को मिल गया, फिर एकदम ज़बरदस्त गिरावट भी देखने को मिल गया। मतलब इनिशियल स्टेज पे फिर एकदम से ही रिकवरी भी आ गई, फिर वापस गिरावट। मतलब पूरा बाजार आज के दिन हम कह सकते हैं काफ़ी वॉलेटाइल रहा। एंड आखिरी मोमेंट पे हम कह सकते हैं थोड़ा सा प्लस पॉइंट पे क्लोज हो गया। मतलब कुछ बहुत बड़ा, कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं। मतलब एक तरफे की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ना तो ज़बरदस्त गिरावट ना तो ज़बरदस्त तेज़ी, ठीक हम लोगों को चीज़ें देखने को मिली, बट येस वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है। एंड जिस प्रकार की वॉलेटिलिटी थी, शायद से बहुत सारे लोगों के स्टॉप लॉस भी जो ट्रेडिंग करते होंगे उनके हिट यहाँ पे करवाए होंगे। एनीवेज, सो बाकी अगर आप देखोगे, बड़े बड़े ब्रॉड इंडाइसेस हरा निशानी देखने को मिल गया। सेक्टर वाइज अगर देखा गया तो खास करके एफएमसीजी और आईटी में थोड़ा सा लाल निशान देखने को मिल गया। बाकी सभी जगह पे ठीक ठाक परफॉर्मेंस था। अगर किधर अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला तो निफ्टी फार्मा एंड सरकारी बैंक्स की अगर बात कर ले, रियल इस्टेट की बात कर ले, वहाँ पे थोड़ा बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिला था। फाइन। देन वेदांता की बात कर ले, यस वेदांता के नंबर तो ऑलरेडी हम लोग को देखने को मिले थे, रिएक्शन देखना बाकी था। और मार्केट को नंबर्स काफ़ी अच्छे लगे, आप देख सकते हो 2-3% की तेज़ी वेदांता जैसे बड़ी कंपनीज में। 2-3 रीज़न है इसके पीछे के। एक सबसे बड़ा रीज़न तो यही है कि जो एनालिस्ट रहते हैं, आपको पता ही अलग अलग जो ब्रोकर्स रहते हैं, उन्होंने इसके टारगेट्स यहाँ पे बढ़ा दिए। देन उनका जो ये रहता है, कॉल रहता है, रिपोर्ट्स रहते हैं, वो पॉजिटिव देखने को आप मिल गए। एंड ऊपर से अगर बात करें तो वेदांता आपको पता ही है, प्रॉफिट तो 13% बढ़ गया, बट इंपॉर्टेंट क्या है, डिविडेंड। यस, काफ़ी लोग वेदांता को एज अ डिविडेंड देखते हैं, ठीक है। इसके पीछे लंबी स्टोरी है, आप मतलब कवर भी की थी, आप सभी लोगों को पता ही है कि यहाँ से डिविडेंड वहाँ पे चला जाता है और इस चीज़ के चलते उनको बेनिफिट भी होता है। 16 रुपये का डिविडेंड इन्होंने डिक्लेयर यहाँ पे किया है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, एम टार टेक टेक्नोलॉजी, लगातार तेजी 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 में चलने वाली कंपनी आज गिरते हुए देखने को मिल गई। तो कोई बड़ी बात नहीं दोस्तों, जैसे कि आपको बताइए, शेयर मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग जैसी चीज़ें भी हम लोग को देखने को मिलती रहती है। बट रिसेंटली हम सभी लोगों ने देखा, काफ़ी सारे खबरें हम लोग को देखने को मिली थी, खास करके जो इंटरनेशनल ऑर्डर्स इनको यहाँ पे मिले थे, इस चीज़ के चलते ये कंपनी ने काफ़ी एक अच्छा कमबैक यहाँ पे दिखाया था। सो जो लोग भी पूछते कमेंट सेक्शन में, बार बार पूछते कि सर इन कंपनीज का क्या होगा, मैं अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, कोई भी कंपनी हो, सबका एक ही भविष्य होता है दोस्तों। कि मतलब भविष्य की अगर बात करें तो मतलब डिपेंड किस पे करता है कि बिजनेस कैसा करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट लाएंगे कि नहीं लाएंगे। अगर कॉन्ट्रैक्ट अगर नहीं लाएंगे तो बैंड बच जाएगी, एंड अगर कॉन्ट्रैक्ट अगर आ गए तो आप देख सकते हो अच्छा परफॉर्मेंस इसी के ऊपर रहता है। इसीलिए तो मैनेजमेंट को बार बार कभी भी अगर आप देखोगे नंबर्स के बाद यही सवाल पूछा जाता है, सर आप आगे की बात बताओ कि कैसे और कौन से कॉन्ट्रैक्ट आप लेकर आओगे, आगे की ग्रोथ यहाँ पे क्या रहेगी, ठीक है। सो इसी चीज़ के चलते हम यहाँ पे कह सकते हैं, सभी कोई भी कंपनी आप उठाकर देख लो, यही चीज़ हम लोग को देखने को मिल जाती है। और एमटार बीच में गिरा क्यों था, क्योंकि कंपनी के मैनेजमेंट में ने ही लोगों ने एक विश्वास दिलाया था कि बहुत अच्छी ग्रोथ वो दिखाएंगे करके। बट बाद में क्या हो गया, उस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट्स उनको नहीं मिले, तो मैनेजमेंट ने ही अपने स्टेटमेंट को रिवाइज कर दिया कि बॉस हमने जो सोचा था उस प्रकार का तो परफॉर्मेंस नज़र नहीं आ रहा है। एंड फिर स्टॉक हम लोगों को गिरते हुए देखने को मिल गया। मतलब क्या, लोगों ने एग्जिट करना स्टार्ट किया था। सो मार्केट ऐसा ही चलता है दोस्तों, ठीक है। ये जितना आप प्रैक्टिकली इन चीज़ों को समझने की कोशिश करोगे, अगेन कह रहा हूँ, ये एमटार की बात नहीं है, ये हर प्रकार की कंपनीज में आपको यही चीज़ देखने को मिल जाती है। सो उसको आपने समझना है। अगर आप किसी भी कंपनी में जाते हो तो उसके बिजनेस के ऊपर ध्यान रखो कि भाई वो अपना टॉप लाइन को कितना ग्रो करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं, उसी के ऊपर सारी चीज़ें निर्भर करने वाली। कितने लोग पूछते हैं टाटा टेक के बारे में, बजाज हाउसिंग के बारे में, सब में यही चीज़ वर्क करती है दोस्तों कि बड़ा बिजनेस कितना लाएंगे, उसी के हिसाब से उनका भविष्य तय होता है। देन टाटा की अगर बात कर ले, टाटा की एक कंपनी ने यस आज सबको यहाँ पे चौंका ही दिया। चौंका दिया मतलब क्या, ये कंपनी मतलब ऐसी वैसी कंपनी नहीं भाई, निफ्टी 50 की कंपनी है, बट इसके ऊपर कभी फोकस ही नहीं जाता है, ज़्यादा इसकी चर्चा नहीं होती है। कौन सी कंपनी है, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट। यस, इसके प्रोडक्ट्स तो आपके घर में भी होंगे, टाटा नमक तो आप खाते होंगे, यस इन्हीं का प्रोडक्ट है। टाटा टी पीते होंगे शायद से, टाटा अग्नि हो सकती है, प्रीमियम हो सकता है, ठीक है। बहुत सारे इनके प्रोडक्ट्स आपको देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। टाटा संपन्न आपने सुना होगा, हिमालय वाटर आपने सुना होगा, कॉपर भी सुना होगा, ये टाटा के ही हम लोग को ब्रांड्स देखने को मिल जाते हैं। अगर आप थोड़े से हाई फाई की चीज़ों की बात करेंगे तो स्टारबक्स आपको पता है, यस इन्हीं के साथ इनका हम लोग को बिजनेस स्टारबक्स का टाटा कंज्यूमर के साथ देखने को मिल जाता है। सो काफ़ी उम्दा कंपनी है बिजनेस वाइज की अगर बात करें, हाँ बट बड़ी कंपनी है, और बड़ी कंपनी में आपको पता है जो ग्रोथ रहती है वो एक एवरेज ग्रोथ देखने को मिल जाती है। बट इस वक्त कंपनी ने ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिखाया, और इसी चीज़ के चलते जो नंबर्स कंपनी ने दिखाए, इस चीज़ के चलते अच्छा रिएक्शन भी हम लोग को ड्यूरिंग द मार्केट देखने को मिला। करोड़ों में फिगर्स है, अब देख सकते हैं, सितंबर जून सितंबर का सीक्वेंस है।
टॉप लाइन की बात कर ले, टोटल इनकम आप देख सकते हैं 5003 करोड़ का इनकम है। लास्ट टाइम 4820 करोड़ था और एक साल पहले 4260 करोड़ था। सो दोनों में आप देख सकते हैं ईयरली क्वार्टरली यहाँ पे 4000 के रेंज में था, ये 5000 करोड़ प्लस इनकम जाते हुए देखने को मिल गया। जब आपका टॉप लाइन इनकम इतना अच्छा ऊपर जाता है तो बॉटम लाइन सुधरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इतना कमाने के लिए खर्चा कितना है भाई, तो 4480 करोड़, 4300 करोड़ के आसपास, 3800 करोड़ के आसपास। तो इनकम से एक्सपेंस हटा देंगे तो आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिट। चलो टैक्स बिक्स को भी हटाकर ही हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट के ऊपर आ जाते हैं। सो फाइनल प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है, सो राउंडेड अगर हम लोग पकड़ लेंगे तो आप देख सकते हो लगभग 397 करोड़। लास्ट टाइम कितना हम लोग को देखने को आप मिला था, 346 करोड़। और एक साल पहले थोड़ा सा पीछे जाता हूँ, 359 करोड़। तो आप देख सकते हैं 359 करोड़ कितना हो गया, 397, 346 करोड़ कितना हो गया, 397 करोड़। तो ईयरली क्वार्टरली कंपनी डिसेंट परफॉर्मेंस दिखा है। ऑब्वियसली अगेन कह रहा हूँ, बड़ी कंपनी है, बड़ी कंपनी में ऐसा नहीं होता है भाई 300 करोड़ का 600 करोड़ हो जाएगा, नहीं। वो 3 करोड़ का 6 करोड़ होता है, 30 का 60 भी हो सकता है, बट 300 400 करोड़ 3000 करोड़ उसका डबल ट्रिपल करना इतना सिंपल नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा हम लोगों को समझ में आनी चाहिए। इसलिए तो इन कंपनीज को लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप कैटेगरीज में डिवाइड क्यों किया जाता है, यही जताने के लिए, बताने के लिए कि हाँ भाई अब ये कंपनी बड़ी है, क्या यहाँ से भी क्या ऐसा वो कर सकते 300 से 600 करोड़। तो उसके लिए कुछ तो उनको यूनिक चीज़ लानी पड़ेगी, ऐसा यूनिक प्रोडक्ट लाना पड़ेगा कि बाजार मतलब एकदम ही मतलब पूरा भर जाए उसी चर्चे के चलते, तब वो चीज़ें होती है। बट यूजुअली इस प्रकार की जो चीज़ें होती है ना, वो इन सेगमेंट में देखने को नहीं मिलती है, वो खास करके हमें टेक्नोलॉजी IT स्पेस में ही चीज़ें देखने को मिल जाती है। एनीवेज, रही बात यहाँ पे अर्निंग्स की, EPS की, तो आप देख सकते हैं 4.09 का EPS, 3.38 का EPS और 3.74 का EPS। तो ईयरली क्वार्टरली दोनों में हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है, EPS भी अच्छा देखने को मिला है। मतलब क्या है, यस, टाटा कंज्यूमर जैसी बड़ी कंपनीज ने एक डिसेंट परफॉर्मेंस दिखा है। और यूजुअली इनका परफॉर्मेंस इतना कुछ खास नहीं होता है, तो सभी लोगों को चौंका के रख दिया है कि कमाल का परफॉर्मेंस है, ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिखा। और मार्केट ने भी ड्यूरिंग द मार्केट ही कुछ 12 साढ़े 12 के आसपास नंबर आए थे। सो उसके बाद एक अच्छी रैली दिखाकर यहाँ पे मतलब नंबर्स भी मार्केट को अच्छे लगे, ये फिलहाल तो एक बात यहाँ पे दिखाई है। देन बात करेंगे दोस्तों तो सेबी। सो सेबी में आपको पता ही है, सेबी के जो चीफ थे उन्होंने एक स्टेटमेंट रिसेंटली यहाँ पे दिया था कि वीकली एक्सपायरी, वीकली ऑप्शंस को शट डाउन करना प्रैक्टिकल तो है नहीं, ठीक है। अभी भी कोई फाइनल आउटकम नहीं आया येस और नो करके, बट जो सेबी चेयरमैन अगर ऐसी बात करेंगे, मतलब क्या है, उन्होंने इनडायरेक्टली यही बोला कि वीकली एक्सपायरी शायद से नहीं हटेगा। ऑफिशियली नहीं बोला बट इनडायरेक्टली कि मुश्किल है भाई वीकली एक्सपायरी को हटाना, क्योंकि काफ़ी जो स्टेक होल्डर्स है उन्हें के ओर से भी यही चीज़ रिक्वेस्ट आती हुई देखने को मिले कि वीकली एक्सपायरी तो हटनी नहीं चाहिए। और जैसे ये चीज़ें हम लोगों को देखने को मिली, फ्राइडे के दिन भी हम लोगों ने देखा था BSE का शेयर जो एकदम नीचे गया था एकदम ऊपर यहाँ पे भाग गया, एंजल वन का शेयर जो नीचे गया था वो ऊपर भाग गया। आज के दिन भी इन दोनों स्टॉक्स में अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला, बिकॉज कॉमन सेंस वाली बात है भाई, आप जितना ज़्यादा ट्रेड करोगे, आप प्रॉफिट करो नुकसान करो कोई फर्क नहीं पड़ता इन कंपनीज को, आप जितना ट्रेड करोगे उतना इनकी कमाई होगी। ये इनका मेन पॉइंट यहाँ पे होता है बिजनेस रिलेटेड। एंड अगर इन केस वीकली एक्सपायरी अगर हटी, ठीक है, एंड वी प्रिज्यूम कि मंथली अगर सिर्फ एक ही एक्सपायरी अगर वो रखते हैं, सो ट्रेडिंग वॉल्यूम काफ़ी कम हो जाएगा। एंड इस चीज़ के चलते इनकी जो कमाई होती थी रेवेन्यू के ऊपर काफ़ी बड़ा डेंट भी पड़ सकता है। बीच में मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि इन दोनों के ऊपर कितना नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अगर आप देखना ही चाहते हो वो वीडियो तो लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे दिया है, जाकर देख सकते हैं। एक रिपोर्ट निकल कर आई थी, आई गेस जेफरीज की रिपोर्ट थी, चेक कर लेना, मैंने उस वीडियो में कवर किया है कि कितना BSE को झटका लगेगा रेवेन्यू में, कि अगर वीकली एक्सपायरी हटकर अगर महीने में 2 बार रखी थी कितना झटका, 1 बार रखी तो कितना झटका, और उसमें भी अगर अलग अलग एक्सचेंज है ना NSE BSE, अगर सेम डे पे ही अगर एक्सपायरी रखी तो कितना झटका, या फिर अलग अलग रखी तो कितना झटका, सारा उसका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो एक रिपोर्ट निकल कर आई थी वो मैंने आपके सामने यहाँ पे रखी थी। आप चाहो तो इंटरेस्टेड हो तो उसको स्टडी कर सकते हो। IPO की बात करेंगे, बड़े बड़े IPO आना स्टार्ट हो चुके हैं। JMP की अगर बात कर ले, पहले तो डिस्क्लेमर देता हूँ भाई, सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए बात मैं आपको बता रहा हूँ, गूगल करके भी आपको डेटा मिल जाएगा। सो आप देख सकते हैं लेंसकार्ट का JMP जो वापस 20 प्लस गया था अब वापस 15 के आसपास आ रहा है। ग्रो की बात करें 14-15 के आसपास ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है। अच्छा, काफ़ी लोगों ने ये एक सवाल पूछा था कि सर लेंसकार्ट IPO को लेकर, वैल्यूएशन को लेकर इतना ज़्यादा बातचीत हो रही है, सो वैल्यूएशन ये है वो है। पीयूष बंसल जी ने खुद 50-52 के आसपास शेयर खरीदे थे, अब 400-500 के आसपास है। तो राधा किशन दमानी जी, उन्होंने 90 करोड़ का इन्वेस्टमेंट क्यों किया? आई गेस उन्होंने प्री IPO में निवेश किया है 402 के आसपास भाव के आसपास। सो उन्होंने कैसे किया और क्यों किया इतना हायर PE पे? अगर आपको प्रॉपरली लॉजिक चाहिए इतना हायर PE से रिलेटेड, तो आप जस्ट कमेंट सेक्शन में यस करके बोल सकते हो। यूजुअली
लोग इस प्रकार की वीडियोस देखना पसंद नहीं करते। अगर अच्छा रिस्पॉन्स आए तो मैं आपको बता दूंगा कि उसके पीछे का गणित क्या होता है, ठीक है। थोड़ी सी हायर लेवल की चीज़ होती है, बट एक्चुअल में शेयर मार्केट वही होता है दोस्तों। जिसको वो चीज़ समझ में आए ना, वो शेयर मार्केट को बहुत अच्छे से समझ में उसको यहाँ पे आ जाएगा। सो अब अगर अच्छा रिस्पॉन्स आया, अगर आप येस बोल देते हो तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा एक बोरिंग टाइप का वीडियो रहेगा, बट उसको मैं कवर करने की कोशिश कर दूंगा। बाकी आप जीएमपी इन दोनों के देख सकते हो। वोडाफोन आइडिया की बात कर ले तो आज के दिन एकदम से ही एकदम ऐसा नॉर्मल चल रहा था, रॉकेट यहाँ पे बन गया। क्यों? क्योंकि वोडाफोन आइडिया भागेगा गिरेगा तो भाई उसके पीछे दो ही खबरें मतलब नाम देखने को मिलेंगे, सुप्रीम कोर्ट एंड एजेआर ड्यूज। सो सुप्रीम कोर्ट एजेआर ड्यूज को लेकर अब क्या हो गया, तो आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया था, बट प्रॉपर मतलब ना कंफ्यूजन, मतलब क्लैरिफिकेशन नहीं था भाई, कंफ्यूजन क्रिएट हुआ था कि भाई एग्जैक्टली मतलब कितना राहत यहाँ पे मिलेगा। सो आज सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज़ को लेकर रेक्टिफाई क्लैरिफिकेशन यहाँ पे दे दिया। क्या क्लैरिफिकेशन दे दिया कि भाई फुल रीअसेसमेंट होगा एजेआर ड्यूज का अप टू फाइनेंशियल 17। मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे क्या बता दिया कि बोथ एडिशनल एजेआर ड्यूज एंड रीअसेसमेंट ऑफ ऑल द ड्यूज बोथ कंसिडर्ड। ठीक है, जैसे ही ये क्लैरिफाई कर दिया, क्योंकि यही चीज़ की तो रिक्वायरमेंट है। अगर दोनों नहीं होगा तो फिर क्या फ़ायदा। तो इसीलिए वोडाफोन आइडिया हम लोग को क्या देखने को मिल गया, वापस भागते हुए देखने को यहाँ पे मिल गया। ठीक है, तो इनका तो भाई पूरा कोर्ट का ही खेल हम लोग को देखने को मिलता है। लेट्स सी अब आगे जाके क्या रीअसेसमेंट होता है, क्या निकल कर आता है, उसी के ऊपर इनका भविष्य तय होने वाला है। एनीवे सीडीएसएल की बात करें, नंबर देखे थे, बाजार ने ठीक ही रिएक्शन यहाँ पे दिखाया है, और उसी का जुड़वा भाई आप कह सकते हैं एनएसडीएल। ठीक है, सीडीएसएल खास करके रिटेल के लिए, एनएसडीएल थोड़े बड़े इन्वेस्टर के लिए होता है। सो एनएसडीएल की बात कर लें तो अभी हर किसी का इसी के ऊपर फोकस है। जो पूछ रहे हैं इनके नंबर कब है, तो भाई इनके नंबर है 13 नवंबर को। सो लेट्स सी एनएसडीएल के नंबर कैसे निकल कर यहाँ पे आते हैं। सीडीएसएल के नंबर पता ही है ना हमें, मार्केट कैसा चलता है उसी हिसाब से रहेगा। क्वार्टरली ठीक ही रहेगा, ईयरली दबाव ही देखने को मिलेगा, क्योंकि एक साल पहले जो माहौल था मार्केट का वो थोड़ा ठीक था, अभी दबा दबा सा है, तो ईयरली डाउन ही देखने को मिलेगा। इसी चीज़ के चलते एक्सपेक्टेड था वैसा ही परफॉर्मेंस देखने को मिला। लेट्स सी एनएसडीएल के नंबर कैसे निकल कर आते हैं। सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। आप चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।